हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशाल, अर्पित, दीक्षा, सिद्धि, सानिया, आयुष, निधा, आदित्य, वृष्टि, चिराग, मुस्कान, मृत्युंजय, राहुल जी, किरण जी, प्रशांत, अर्पित जी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अनिकेत, मी चांगला आहे। ओके नबील भाई, तुम्हारा भी नाम ले लेंगे। नबील वो स्टूडेंट है जिसने सीए फाउंडेशन में मुझे बहुत परेशान किया था, सच बता रहा हूं मैं। हाँ अनिकेत, मुझे पता नहीं था बेटा। चलें स्टार्ट करें आज के सेशन को। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। आज का टारगेट क्या होने वाला है वो सेट कर लेते हैं। सर आज का क्या टारगेट होगा बेटा। ज्यादा टारगेट रखते नहीं है जिंदगी में क्योंकि पूरे नहीं हो पाते हैं। आज का टारगेट होगा, हम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और सेक्शन नंबर 73 पूरा नहीं कर पाएंगे, वो एक बड़ा सेक्शन है। आप मान लीजिए आज की क्लास में वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, ओके सर, बस इतना सा टारगेट हमने आज के लिए रखा है। ओके चलिए एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, या हो सकता है आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी के भी दो पार्ट थे। आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी है, आपकी कंपनी नॉट एलिजिबल कंपनी है। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स की। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स की एलिजिबल कंपनी ले सकती है, नॉट एलिजिबल कंपनी ले सकती है और प्राइवेट कंपनी ले सकती है। फिर बात करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक का मतलब यहां पर है मेंबर्स को छोड़कर। ठीक है, ओके। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक सिर्फ एलिजिबल कंपनी ले सकती है, प्राइवेट कंपनी और नॉट एलिजिबल कंपनी नहीं ले सकती है। अगर किसी कंपनी को मेंबर से डिपॉजिट लेना है, उसका प्रोसीजर अगर किसी कंपनी को डिपॉजिट लेना है फ्रॉम मेंबर्स, उसका प्रोसीजर सेक्शन नंबर 73 के अंदर बताया है। अगर किसी कंपनी को डिपॉजिट लेना है फ्रॉम पब्लिक तो उसका प्रोसीजर हमें सेक्शन 76 में बताया है। दोनों के अंदर ही बड़े सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें बार बार पढ़ने नहीं है, हम एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार दोनों में अलग से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमने फिर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन स्टार्ट करी थी कि डिपॉजिट अगर कंपनी को कोई भी पैसा मिलता है, चाहे वो फिर लोन में मिले, डिपॉजिट्स में मिले या किसी भी फॉर्म में मिले, हम उसे डिपॉजिट ट्रीट करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 2 के अंदर कुछ ऐसी चीजें आरबीआई के साथ कंसल्ट करके बताई हैं जिन्हें डिपॉजिट ट्रीट नहीं करा जाएगा, जिसकी हमने क्रिस्प समरी बनानी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए थे जिन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी को कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिल रहा है, अगर कंपनी को कोई भी पैसा फॉरेन सोर्स से आ रहा है, अगर कंपनी कोई भी पैसा लोन की फॉर्म में या फैसिलिटी की फॉर्म में ले रही है बैंक से, अगर कंपनी को कोई भी पैसा लोन की फॉर्म में या फाइनेंशियल असिस्टेंस की फॉर्म में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, अगर कंपनी को कोई भी पैसा कॉमर्शियल पेपर या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है, उसके बाद अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है, अगर कंपनी को कोई भी एप्लीकेशन मनी आ रही है सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए और कंपनी या तो 60 दिन के अंदर अलॉट कर देती है या 60 दिन खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर रिफंड कर देती है, तो उस पैसे को भी हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर से पैसा मिल रहा है
और प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा मिल रहा है तो उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाता, उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाता, प्रोवाइडेड जिससे भी पैसा आपने लिया है डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से, उससे रिटर्न में डिक्लेरेशन ले ली है कि उसने ये पैसा किसी और से लोन लेकर, डिपॉजिट्स लेकर या बोरो कर नहीं दिया। हां, गिफ्ट है जो चल जाएगा, प्लस कंपनी को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। चलिए अब हम आगे के पॉइंट्स पे चलेंगे कि और कौन कौन सी चीजों को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसे और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो डिपॉजिट्स का पार्ट तो नहीं है, और क्योंकि वो डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं है तो हमें सेक्शन 73 या सेक्शन 76 के प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। हम कौन से पेज पर थे, कहां गया भैया पेज नंबर, अरे भैया कहां चला गया, हाँ पेज नंबर 5.6 ओपन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, पॉइंट नंबर 9, और इसमें हमने लास्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज के बाद फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज क्या होता है, करेक्ट, और परिपासु फर्स्ट चार्ज क्या होता है। अब हम आगे लेकर चल रहे हैं इस डिस्कशन को। लॉ कह रहा है, ध्यान से सुनना, लॉ कह रहा है कि अगर कंपनी को कोई भी पैसा, अगर कंपनी को कोई भी पैसा बॉन्ड से मिलता है या डिबेंचर इशू करके मिलता है, अगर कंपनी को कोई भी पैसा या तो बॉन्ड से मिल रहा है या तो डिबेंचर से मिल रहा है, और कौन से बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, जिन पर या तो फर्स्ट चार्ज है, या तो फर्स्ट चार्ज है या परिपासु, परिपासु फर्स्ट चार्ज है या परिपासु फर्स्ट चार्ज है। ठीक है, कौन से एसेट्स पर, ये चार्ज कौन से एसेट्स पर है, ये चार्ज एसेट्स पर है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो हम उस पैसे को डिपॉजिट कंसीडर नहीं करते, हम उस पैसे को डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इसका रिवर्स, जैसे कि आप हमेशा करते हैं कि इसका रिवर्स बोलोगे और पूछोगे सर अगर फर्स्ट चार्ज नहीं है, अगर कोई मुझसे पूछेगा सर अगर सेकंड चार्ज है तो क्या होगा, या अगर थर्ड चार्ज है तो क्या होगा, बेटा लॉ में क्लियरली बोला है कि अगर कंपनी ने कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर इशू किया है, फर्स्ट चार्ज या परिपासु फर्स्ट चार्ज, वो भी ऐसे एसेट्स पर जिसमें इनटेंजिबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। यानी इसके अलावा अगर कंपनी कोई सेकंड चार्ज कर रही है, या तो सेकंड चार्ज थर्ड चार्ज कर रही है, उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा, अदर देन फर्स्ट चार्ज को डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। या अगर कंपनी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रही है और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर रही है, उसे भी डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। सिंपल सा, उसका अगर रिवर्स खुद बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली हम डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जब मैं बात करता हूं कि हमने चार्ज क्रिएट करा, तो कितने अमाउंट पर चार्ज हमें क्रिएट करना होता है। देखो अगर कंपनी ने मान लीजिए 500 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करे, कितने के, 500 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, ओके सर, और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है मान लीजिए 50 करोड़ का इंटरेस्ट, 50 करोड़ का इंटरेस्ट। तो नॉर्मली बेटा कंपनी जो एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करती है, कंपनी जो एसेट पर चार्ज क्रिएट करती है, उनकी वैल्यू 550 करोड़ होगी, ताकि वो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट और डिबेंचर का इंटरेस्ट अमाउंट मेट आउट कर सके। तो उस केस में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, और ये भी जो ऊपर सिक्योर्ड डिबेंचर फर्स्ट चार्ज परिपासु फर्स्ट चार्ज की बात हुई है, उसमें एसेट्स में चार्ज वैल्यू जो होती है वो नॉर्मली कितनी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होती है। यही बात मेरे बच्चा यहां पर लिखी हुई है, एक बारी मैं रीड करता हूं आपके लिए, ठीक है। एनी अमाउंट रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या है, सिक्योर्ड है। कौन से चार्ज से सिक्योर्ड है, फर्स्ट चार्ज से सिक्योर्ड है, या फर्स्ट चार्ज परिपासु फर्स्ट चार्ज है, ऑन एनी एसेट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन फिर इस पॉइंट का नीचे पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है,
ये जो बॉन्ड या डिबेंचर आप सिक्योर्ड कर रहे हो एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स पर, इनका अमाउंट शॉल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज कैलकुलेटेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू होगी उतने तक के ही आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं इशू कर सकते हो, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं इशू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, हमने सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ लिया कि अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स करती है तो कब वो डिपॉजिट माने जाएंगे, कब वो डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात हो रही है। अगर कंपनी इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है? कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो कितने सालों में कन्वर्ट हो जाएंगे? विद इन 10 ईयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो अब मैं इसका अगर अपोजिट लिखूंगा, मान लीजिए अगर कंपनी ने इशू करे हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर, अगर कंपनी ने ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर कन्वर्ट करे हैं, तो मतलब हम इसको क्या मान लेंगे? ये लॉ में नहीं लिखा है बट हम ये मान लेते हैं कि भैया इसका उल्टा डिपॉजिट मान लिया जाएगा। या अगर कंपनी ने इशू करे कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो कि आफ्टर 10 ईयर्स हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर में। कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल। तो अगर वो 10 साल बाद कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब वो भी क्या मान लिए जाएंगे? ट्रीटेड एज डिपॉजिट। ये लॉ में नहीं लिखा है बट हमने ये कहां से बनाया? क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है अगर कोई भी कंपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू कर रही है जो कि कंपलसरी कन्वर्ट होने वाले हैं 10 साल के अंदर, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। मतलब अगर वो कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है तो मान लोगे, यही कहना चाहते हो। और अगर वो कंपलसरी कन्वर्टेबल है बट 10 साल में कन्वर्टेबल नहीं है, 10 साल के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम उसको भी मान लोगे। ये तुम इनडायरेक्टली कह रहे हो। सो नेक्स्ट पॉइंट यही आता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ कंपनी विद इन 10 ईयर्स। अब हमने यहां पर सिक्योर्ड की बात कर ली, हमने यहां पर कन्वर्टेबल की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर कोई डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है, मतलब सिक्योर्ड भी नहीं है, कोई चार्ज भी एसेट्स पर क्रिएट नहीं हुआ है और कन्वर्टेबल नहीं है, तो उनसे जो पैसा आएगा क्या उसे डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं? अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर्स इशू करे हैं जिस पर एसेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करा, यानी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे हैं या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे, एंड मतलब दोनों है, अनसिक्योर्ड भी है और नॉन कन्वर्टेबल भी है, उनसे जो पैसा आएगा उसे डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो लॉ कह रहा है अगर आप इन डिबेंचर्स को लिस्ट करवा लोगे सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके, तो हम इसको क्या करेंगे? नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। अगर आप ऐसे डिबेंचर्स जो कि सिक्योर्ड भी नहीं है, जो कि कन्वर्टेबल भी नहीं है, अगर आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा लेते हो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर अगर लिस्ट नहीं कराएंगे तो? बेटा लिस्ट नहीं कराएंगे तो लॉ में बताया नहीं है, बट हम समझ गए कि अगर लिस्ट नहीं कराएंगे मतलब उन्हें क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा, उन्हें डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। तो सारे बच्चे रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, सारे बच्चे एक बारी एग्जाम्पल नंबर 1 रीड करेंगे।
डन है। यहां पर देखो नॉन कन्वर्टेबल है और नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज मतलब अनसिक्योर्ड। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज मतलब अनसिक्योर्ड है। अगर आप इन्हें लिस्ट करा लोगे तो इन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता। अगर आप इन्हें लिस्ट करा लोगे तो इन्हें डिपॉजिट्स नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, ओके सर। अब हो सकता है कुछ बच्चों को यह लाइन समझ ना आई हो। देखो दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, दो तरह के डिबेंचर्स होंगे। एक होंगे कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, और एक डिबेंचर्स होंगे मेरे बच्चा नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। तो अगर आपके डिबेंचर चार्ज कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मतलब आपने अपने एसेट को गिरवी रखा है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। बहुत सिंपल सा मतलब है, यहां पर हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। और नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज का मतलब है कि हम, क्योंकि कल ही तो मैंने आपको चार्ज का मतलब बताया था। चार्ज मतलब अगर एसेट पे चार्ज है मतलब आपने उन्हें गिरवी रख दिया कि अगर हमने आपका पैसा नहीं दिया तो ये एसेट बेच के आप पैसा रिकवर कर लेना। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सर एक बार सारे पॉइंट्स को समराइज कर दीजिए, कंफ्यूजन हो गई है, रात को नींद नहीं आएगी, यही दिक्कत है। तो देखो, लेट मी समराइज फॉर यू ऑल दी 3 पॉइंट्स इन दिस। लॉ ने क्या बोला है देखना। लॉ ने कहा अगर आपके बॉन्ड्स या, सुन लो अब जो मैं चार्ट बना रहा हूं, अगर आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड क्या है, सिक्योर्ड कहां है, अगेंस्ट एसेट्स, सिक्योर्ड हैं अगेंस्ट एसेट्स। कौन से एसेट्स, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने बदले में टेंजिबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। और कौन सा चार्ज है, या तो फर्स्ट चार्ज है या तो परिपासु फर्स्ट चार्ज है। मतलब दोनों ही एग्जैक्टली फर्स्ट चार्ज है। चाहे परिपासु फर्स्ट चार्ज कहूं चाहे फर्स्ट चार्ज कहूं, दोनों ही क्या होते हैं, फर्स्ट चार्ज होते हैं। तो लॉ कह रहा है भाई इन दोनों को ही डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, इन दोनों को ही डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल हैं इनटू शेयर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। आपने डिबेंचर्स से पैसा उठाया लेकिन वो कन्वर्ट होने वाले हैं शेयर्स के अंदर, कितने साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स के अंदर, तो हम इस पैसे को भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, हम इस पैसे को भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। और लास्ट, अगर आपके अनसिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योर्ड तो यहां कवर हो गए, अनसिक्योर्ड और कन्वर्टेबल यहां कवर हो गए, यानी नॉन कन्वर्टेबल, अनसिक्योर्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, और आप उन्हें लिस्ट करवा लेते हो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करके, तो ये सारे केसेस को हम क्या नहीं मानेंगे, इनसे जो भी पैसा आएगा हम उन्हें डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, हम उन्हें डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपका पॉइंट ऊपर कवर नहीं हो रहा तो आप समझ लेना कि कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं। अगर जैसे कि आपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स तो इशू करे लेकिन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे इशू कर दिए, यहां पर तो मना किया ना इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे, बट आपने इंटेंजिबल प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो उस केस में क्या होगा, डिपॉजिट्स। अगर आपने फर्स्ट चार्ज नहीं सेकंड चार्ज पे करा है, डिपॉजिट्स। अगर आपने कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं ऑप्शनली कन्वर्टेबल किया है, डिपॉजिट्स। अगर आपने विद इन 10 ईयर्स नहीं 10 ईयर्स के बाद कन्वर्ट की बात करी है, डिपॉजिट्स। अगर आपने लिस्ट नहीं कराया, अनसिक्योर्ड थे, नॉन कन्वर्टेबल थे, बट उन्हें लिस्ट नहीं कराया, तो उन्हें क्या मान लेंगे, डिपॉजिट्स मान लेंगे। ये बात डायरेक्टली नहीं लिखी, ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई वो इनडायरेक्टली उसका रिवर्स पॉइंट करके बताई है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी गुरप्रीत सर कौन सी कंपनी में काम करते हैं, गुरप्रीत सर काम करते हैं फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। गुरप्रीत सर की सैलरी कितनी है आपको पता है क्या, 3,500 रुपए पर मंथ सैलरी है।
कोई मुझे मेरी एनुअल सैलरी बता दो फटाफट। गुरप्रीत सर की पूरे साल की सैलरी कितनी है? पूरे साल की, ये मंथली सैलरी है, गुरप्रीत सर की पूरे साल की सैलरी है 42,000 रुपीज उनकी एनुअल सैलरी है। देख रहे हो, एनुअल सैलरी। वहीं पर आपके नितिन सर द गोट है ना, उनकी सैलरी मान लीजिए, उनकी सैलरी है भाई जी ₹1 करोड़। कम लिख दी मैंने, मैं मानता हूं, आई एग्रीड, बट कोई बात नहीं। उनकी सैलरी 1 करोड़ एनुअल है, 1 करोड़ एनुअल है। अब होता क्या है बेटा, ये जो सेटअप, जिस सेटअप से हम पढ़ाते हैं, ये सेटअप टीचर का नहीं होता, ये सेटअप टीचर का नहीं होता। ये जो पीछे पैनल लगा हुआ है, जिस पर मैं टाइमर चलाता हूं, ये जो इतना बड़ा पैनल 3-4 लाख रुपए का आता है, यानी पूरा स्टूडियो जहां से हम पढ़ा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बेटा आती है अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। कितनी आती है? 6 से 7 लाख रुपए। ये किसको बिलोंग करती है? कंपनी को बिलोंग करती है, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को। बट इसे यूज कौन कर रहा है? हम यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये हमारे घर पर लगी है, तो क्या हमसे कोई नुकसान हो सकता है? क्या गुरप्रीत सर गलती से, हो सकता है टीवी खराब कर दे, हो सकता है ये कैमरा खराब कर दे, हो सकता है भैया नॉर्मल यूसेज से खराब हो जाए, वो अलग बात है, बट हो सकता है ना, है ना? तो यहां पर कंपनी क्या करती है, कहती है गुरप्रीत सर देखो, हमने आपको इतना ज्यादा, इतना महंगा सेटअप लगाकर दिया है, आप ऐसा करो, हमारे पास 5 लाख रुपए का डिपॉजिट जमा करा दो। कितने का डिपॉजिट जमा करा दो? गुरप्रीत सर आप 5 लाख का डिपॉजिट जमा करा दो। मैंने कहा क्यों जमा कराऊं भाई 5 लाख का डिपॉजिट? कह रहे हैं देखो, कल को अगर कुछ भी हो जाएगा हमारे सामान को, तो हम आपकी सैलरी से कहां काटते फिरेंगे, हम सीधा आपके इस डिपॉजिट में से काट लेंगे। सेम नितिन सर से भी 5 लाख रुपए कंपनी ने ले लिए। ऐसे हर टीचर से मान लीजिए कंपनी कितने पैसे ले रही है, 5 लाख रुपीज ले लिए भाई सिक्योरिटी के लिए, ताकि तुम उनके एसेट्स को बर्बाद ना कर दो, है ना? लॉजिकल भी है। अब लॉ कह रहा है भाई यहां पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज से पैसा ले लिया। यहां पर कंपनी ने क्या किया, अपने इस एम्प्लॉय से भी पैसा लिया, इस एम्प्लॉय से भी पैसा लिया। और नॉर्मली बेटा कंपनी इस डिपॉजिट पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती। ये कौन से डिपॉजिट होते हैं? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। इस पर हमें कोई भी, फिजिक्स वाला कोई बैंक थोड़ी है जो हमें इंटरेस्ट देगा कि भाई, नहीं, उसने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है, तो वो उस पर कोई हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करता। जब हम जाएंगे तो हो सकता है हमारे पैसे वापस कर दे, ठीक है, अगर हमने उनके सेटअप को कुछ नहीं किया। अब यहां पर लॉ कह रहा है इस 5 लाख रुपए को और इस 5 लाख रुपए को, जो गुरप्रीत सर ने 5 लाख रुपए दिया और जो नितिन सर ने 5 लाख रुपए दिया, इस 5 लाख रुपए को डिपॉजिट ट्रीट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये एक क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो यही बात यहां पर लिखी है। अगर हम पढ़ते हैं एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को कोई पैसा मिल रहा है अपने एम्प्लॉय से, लेकिन मैक्सिमम कितना, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी, आप ले सकते हो उससे पैसा, लेकिन उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। और वो किस नेचर में होगा? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, यानी कंपनी उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही होगी, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो सारे बच्चे बताओ, गुरप्रीत सर की अगर सैलरी, अगर गुरप्रीत सर की एनुअल सैलरी 42,000 है, 42,000 है, और उन्होंने कंपनी में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा है, तो इस अमाउंट को डिपॉजिट ट्रीट करें या ना करें? और सिमिलरली अगर नितिन सर की एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है और उन्होंने भी कंपनी को 5 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया है, तो इन दोनों में से कौन से अमाउंट को हम डिपॉजिट मानेंगे और कौन से अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे? बस यही एक सवाल है, ठीक है? तो यहां पर लॉ कह रहा है क्योंकि गुरप्रीत सर ने अपनी एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा दिया है, क्योंकि गुरप्रीत सर ने अपनी एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा दिया है, दिस विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, दिस विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है?
और दिस विल, क्योंकि ये विद इन एनुअल सैलरी है, क्योंकि ये एनुअल सैलरी के अंदर है, दिस विल बी नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। एक और क्वेश्चन आपको आएगा, सर डिपॉजिट कितने अमाउंट को मानेंगे, सर डिपॉजिट कितने अमाउंट को मानेंगे, कितने अमाउंट को मानेंगे? अगर 5 लाख रुपए को डिपॉजिट मानेंगे गुरप्रीत सर के केस में, या 5 लाख माइनस 42,000 को मानेंगे? ये भी एक सवाल आपके मन में आएगा कि कंपनी को अगर हमने 5 लाख रुपए दिया है तो 5 लाख में से उनकी एनुअल सैलरी हटाकर माना जाएगा या पूरा 5 लाख माना जाएगा? तो बेटा जितना पैसा आपने कंपनी को दिया है पूरा का पूरा पैसा क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एनुअल सैलरी माइनस नहीं करनी है, पूरे अमाउंट को क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। और यही बात बेटा आपके नेक्स्ट एग्जांपल में लिखी है, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर खत्म हो रहा है। कहां पर आकर खत्म हो रहा है? यहां पर। एक्चुअली में एग्जांपल यहां फिनिश हो रहा है, पता नहीं इन्होंने बॉक्स छोटा क्यों बनाया है, यहां तक बॉक्स आना चाहिए था ये एग्जांपल का। ठीक है, तो रीड करिए एग्जांपल 2 को यहां से लेकर यहां तक। न न न न न न। ठीक है, इसको मुझे अलग से रीड करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे अगर आपने पिछला एग्जांपल गुरप्रीत सर वाला समझ लिया है तो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मान लीजिए एक अंकल है, एक अंकल है जिनकी उम्र है 70 ईयर्स। जिनकी उम्र कितनी है? जिनकी उम्र 70 साल है। इन अंकल के पास कैश है, कैश मतलब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 5 करोड़ रुपए। अदर एसेट्स हैं मान लीजिए 80 करोड़ रुपीस के, 80 करोड़ रुपीस के। तो टोटल इनके पास कितना नेटवर्थ है? 85 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ है। और अंकल अपनी ग्रैंड डॉटर को, किसको? अपनी ग्रैंड डॉटर को, जिसकी उम्र अभी 14 ईयर्स है, ये सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। बट वो नहीं चाहते कि अभी ये प्रॉपर्टी इनको मिले, वो चाहते हैं कि जब ये 21 ईयर्स की हो जाएगी तब इसे सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, जब ये 21 साल की हो जाएगी तब इसे मिलनी चाहिए। अभी इसे इतनी समझ नहीं है कि ये इतने सारे पैसे को, इतने सारे एसेट्स को संभाल पाए। 21 साल की हो जाएगी अगर ये, तो इसको थोड़ी समझ आ जाएगी। तो अंकल क्या करते हैं? एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी को ये 85 करोड़ के एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट ट्रांसफर कर देते हैं एज ट्रस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। तो अंकल को यहां पर बोला जाएगा मेरे बच्चा सेटलर, कंपनी को यहां पर बोला जाएगा ट्रस्टी, और ग्रैंड डॉटर को यहां पर बोला जाएगा बेनिफिशियरी। तो कंपनी के पास ये एसेट्स कब तक रहेंगे? कंपनी के पास ये एसेट्स रहेंगे जब तक ग्रैंड डॉटर 21 साल की नहीं हो जाती, जब तक ग्रैंड डॉटर 21 साल की नहीं हो जाती। तो सवाल ये आता है, कंपनी को ये जो 5 करोड़ रुपए अंकल ने दिए, क्या इस 5 करोड़ को मैं डिपॉजिट मानूं या नहीं मानूं? यही एक सवाल है कि अगर किसी कंपनी को पैसा ट्रस्ट के अंदर, मतलब पैसा कंपनी का नहीं है, देखो जब भी हम बात करते हैं एज अ ट्रस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है वो पैसा कंपनी के पास तो है लेकिन कंपनी का वो पैसा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उसी की बात यहां पर हो रही है। तो लॉ ने कहा
एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट, एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इंटरेस्ट। अगर कंपनी को कोई पैसा मिला है जिस पर कंपनी किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है बेनिफिशियरी को, और वो उसे ट्रस्ट की कैपेसिटी में मिला है, वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा, वो किसी और को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहां पर ग्रैंड डॉटर को बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। हम इस पैसे को जो कंपनी को मिला है उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, और हम शादी के ऑर्डर्स भी लेते हैं, हम स्पेशलाइज्ड है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की शादी के ऑर्डर जो है कि वहां पर समोसे बनाने का ऑर्डर इस कंपनी को आता है। तो मान लीजिए विकी एंड कैटरीना की जो शादी थी वहां पर समोसे बनाने का ऑर्डर इस कंपनी को आया, और विकी एंड कैटरीना ने इस कंपनी को एडवांस दे दिया। कितना एडवांस दे दिया? शादी से पहले ही एडवांस दे दिया, मान लीजिए 50 लाख रुपीस का एडवांस दे दिया कि देखिए समोसे एकदम बढ़िया बनने चाहिए, और उनकी स्पेशल डिमांड थी कि उनकी शादी में हम लोग भिंडी समोसा बनाएं, ऐसा कैटरीना ने कहा था, और विक्की ने कहा था कि हमें करेला समोसा चाहिए। तो हमने दोनों के लिए, भैया दोनों की बात सुननी पड़ती है, तो हमने उस हिसाब से उनके लिए समोसे बनाने थे। अब यहां पर ये जो एडवांस मिला है कंपनी को, ये जो एडवांस मिला है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या इसे डिपॉजिट मानेंगे या नहीं? ये एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एडवांस कंपनी को गुड्स की सप्लाई के लिए मिला है, गुड्स की सप्लाई के लिए मिला है, क्या हम इसे डिपॉजिट माने या नहीं माने, ये क्वेश्चन। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जो सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में मान लीजिए फिजिक्स वाला का ही एग्जांपल ले लीजिए, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी एक नया बैच आ रहा है सीए फाउंडेशन का, जो कब से स्टार्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से 15 अप्रैल 2024 से सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका इनरोलमेंट, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे क्या करते हैं, आज ही ऐप पर जाकर बैच परचेज कर लेते हैं। यानी हमारे लिए तो वो एडवांस ही हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बैच स्टार्ट नहीं करा, लेकिन कंपनी को पैसा एडवांस में आ गया। तो ये जो एडवांस मिला है कंपनी को, एडवांस फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो एडवांस मिला है, इस एडवांस को डिपॉजिट ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, इसी के बारे में सबसे पहला पॉइंट है। देखो, एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कंपनी को एडवांस मिला है गुड्स की सप्लाई के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम इन अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन यह है कि आपको उस एडवांस को एप्रोप्रिएट का मतलब यहां पर है एडजस्ट कर देना है। कितने दिन के अंदर? 365 दिन के अंदर। यानी जिस दिन एडवांस मिला था, अगर तुम उस एडवांस को 365 डेज में एडजस्ट कर देते हो, मतलब आप वो गुड्स सप्लाई कर देते हो या सर्विस सप्लाई कर देते हो 365 दिन के अंदर, तो उस केस में हम इसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, उस केस में हम इसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करने वाले हैं। तो कितने टाइम के अंदर हमें एडजस्ट करना है? यहां पर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स if adjusted within 365 days। आपके पास 365 दिन, एक साल हो गया मतलब, है ना, एक साल का समय है भाई, कर लो ना, इसमें फिर क्या दिक्कत है? 365 दिन, एक साल का तुम्हें टाइम दिया, एक साल के अंदर तो तुम एडजस्ट कर लोगे ना, तो उसमें कोई इश्यू वाली बात तो नहीं है। सेम यहां पर सर्विसेज के लिए भी वही प्रोविजन है, बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए कोई एडवांस, किसी पर्सन ने कोई एडवांस कंपनी को दिया, और उस पर अब लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है?
कि उस पर्सन के बीच और कंपनी के बीच एडवांस को लेकर लीगल डिस्प्यूट चल जाए, किसी बात को लेकर हो सकता है। तो लॉ कह रहा है जब ये लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आप 365 दिन के अंदर इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो एक दिन दो दिन में क्लोज नहीं होते, सालों चलते हैं। और इसीलिए अगर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको 365 दिन की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी आप उसे एडजस्ट करने के लिए 365 से ज्यादा दिन भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि आपका लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, जिसे डिस्प्यूट को खत्म होने में टाइम लग सकता है, जिस डिस्प्यूट को खत्म होने में टाइम लग सकता है। सो हाउएवर, इन केस ऑफ एनी एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल इशू बिफोर एनी कोर्ट, द टाइम लिमिट ऑफ 365 days shall not apply, shall not apply। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, ओके है, डन। जल्दी बोलिए, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे चलूंगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बच्चा कुछ बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बेटा अलग पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी हमने बात करी थी गुड्स की, अभी हमने गुड्स की बात करी और सर्विस की। अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? मान लीजिए एक कंपनी है जो शॉप तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अगर कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को सेल कर रही है और वो पर्सन कंपनी को 50 करोड़ रुपए एडवांस दे देता है, तो ये एडवांस कैसे एडजस्ट होगा? क्या इस एडवांस को डिपॉजिट मानेंगे या नहीं? देखो, नॉर्मली जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि भैया आपका पैसा कैसे एडजस्ट होगा, उसका क्लियर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है। तो लॉ कह रहा है हम इस एडवांस को, ये जो पैसा तुम्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिला है, हम इस एडवांस को डिपॉजिट मानेंगे नहीं, हम इस एडवांस को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि तुमने जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी अरेंजमेंट किया है, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो। यहां पर 365 दिन नहीं देखना है, यहां पर क्या देखना है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसको फॉलो करो और उसके हिसाब से एडजस्ट कर दोगे तो हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए 365 दिन का लिमिट है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एडवांस मिलता है उस एडवांस को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर तुम उसे एडजस्ट कर रहे हो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है, 10 दिन लिखा है 10 दिन, 50 दिन लिखा है 50 दिन, जैसा लिखा है उसको फॉलो कर लेना, हमारे पास मत आना। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, एनी एडवांस अकाउंटेड इन एनी मैनर रिसीव्ड इन कनेक्शन। अगर कंपनी को कोई एडवांस मिल रहा है एज अ कंसीडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी एग्रीमेंट, तो उस एडवांस को तुम्हें एडजस्ट करना है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, तो हम उसे डिपॉजिट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उसे 2 साल में एडजस्ट करेंगे तो 2 साल में करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसे 3 साल में एडजस्ट करेंगे 3 साल में करो, बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना, तो हम इसे डिपॉजिट्स मानेंगे नहीं, तो हम उसे डिपॉजिट्स मानेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं जिस कंपनी में काम करता था, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है।
इस कंपनी का टर्नओवर 6 लाख करोड़ प्लस था। कितना टर्नओवर था? इस कंपनी का टर्नओवर 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। मुझे बताओ, क्या यह कंपनी एक छोटी कंपनी होगी या बड़ी कंपनी जिस कंपनी का टर्नओवर 6 लाख करोड़ है? सर बहुत बड़ी कंपनी होगी, है ना। 6 लाख करोड़, कितने जीरो आते हैं मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं, है ना। अच्छा, अब ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी को ना अपना पेट्रोल, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो कि नहीं? यस सर, हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं। क्या इंडियन ऑयल का पूरे इंडिया में एक ही पेट्रोल पंप है? नहीं, इंडियन ऑयल के इंडिया के अंदर आप मान लीजिए 35,000 प्लस पेट्रोल पंप्स हैं। इंडियन ऑयल के पूरे इंडिया के अंदर 35,000 प्लस पेट्रोल पंप है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये अपनी लोकेशन से, ये अपने स्टोर हाउस से, जहां पर ये पेट्रोल स्टोर करती है, वहां से ट्रक के अंदर, आपने ट्रक्स देखे होंगे, बहुत सारे ट्रक्स आते थे, उस ट्रक में ये भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, ठीक है। वो टैंकर होता है, उसके अंदर पेट्रोल भर के पेट्रोल पंप पे जाता है और हर दूसरे दिन भरा जाता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जितना भी पेट्रोल होता है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा नई गाड़ी जाती है। अब होता क्या था, ये जो ट्रक से पेट्रोल जाता था ना, ये रास्ते में हो जाता था चोरी। क्या हो जाता था? रास्ते में थोड़ा थोड़ा चोरी हो जाता था। अब रास्ते में अगर चोरी हो रहा है तो कंपनी को नुकसान हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। तो कंपनी ने कहा कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लाएंगे, हम ई लॉक लगवा लेते हैं। हम क्या लगवा लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवा लेते हैं, ओटीपी बेस्ड, ताकि गाड़ी का लॉक तब तक खुलेगा ही नहीं जब तक हम उसमें ओटीपी नहीं डालेंगे। जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो ही फिर वो डिस्पेंस करना चालू होगा। इससे कंपनी की जो चोरी हो रही थी पेट्रोल की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? तो अब कंपनी के मान लीजिए 35,000 प्लस पेट्रोल पंप है, तो कंपनी ने ट्रक कितने लगा रखे होंगे? अराउंड आप मान लीजिए कम से कम नहीं तो 20,000 ट्रक आप मान के चलिए। 20,000 ट्रक तो कंपनी ने लगा रखे, जो कंपनी के ट्रक नहीं है भाई। कंपनी का काम ट्रक खरीदना नहीं है, कंपनी ने यह काम ट्रांसपोर्टर्स को दे रखा है। 20,000 ट्रक लगे हुए। अब 20,000 ट्रक के अंदर हमें क्या लगवाना है? इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवाना है। एक लॉक की कीमत मान लीजिए 4,000 रुपए आती है। मान लीजिए एक लॉक की कीमत कितनी आती है? 4,000 रुपए कीमत आती है। 20,000 ट्रक में लगाना है। क्या यह आसान काम होगा या यह मुश्किल काम होगा? 20,000 जो कि इंडिया में फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में ट्रक्स फैले हुए हैं, और 20,000 ट्रक्स पे क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवाना है। तो हमें एक मजबूत कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। अब इंडियन ऑयल ने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लीजिए वीएक्स लिमिटेड को। कौन सी कंपनी को दिया? वीएक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब इंडियन ऑयल को ना एक डर है कि मैंने इतना बड़ा काम इस कंपनी को दे दिया, हो सकता है ये कंपनी बीच में ही भाग जाए, हो सकता है ये कंपनी अपना काम सही ना करे। तो जब ऐसा होता है, अब यहां पर वीएक्स लिमिटेड क्या है बेटा? सप्लायर है। किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का सप्लायर है वीएक्स लिमिटेड। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 20,000 लॉक लगाकर देने हैं ट्रक्स में। 20,000 लॉक लगाकर देने हैं इंडियन ऑयल। अब इंडियन ऑयल कहता है, देख मुझे तेरे पे भरोसा तो है, लेकिन कुछ भी हो सकता है कल को। तू ऐसा कर, तू मुझे 50 लाख रुपए, ये तो मैंने कम बोल दिया, ज्यादा लेता है, 50 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे। कह रहा है क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दूं? देख कल को अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तूने मान ले 5,000 ट्रक में लगाया, फिर तू भाग गया, हमारा तो नुकसान है ना यार। हमने मेहनत करी है, तेरे को ढूंढा है, इतना कुछ करा है, तो तू हमें 50 लाख दे दे। कल को अगर तूने सही से लॉक नहीं लगाए, कुछ गड़बड़ करी, जो तू बता रहा है तेरे लॉक्स में वो चीज नहीं निकली, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ना तेरे से काटने के लिए। तो इसीलिए तू मुझे क्या कर दे भाई, 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे कि तू अपना काम सही से करेगा। अगर मुझे लगा कि तेरा काम बिल्कुल सही है तो मैं तेरा ये पैसा भाई रिटर्न कर दूंगा, मैं तेरा ये पैसा रिटर्न कर दूंगा, लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तुझे मुझे देना पड़ेगा। ये प्राइमरी कंडीशन है। अगर तू मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट देने को रेडी है तो मैं तुझे काम अलॉट करूंगा। अगर तू मुझे नहीं देना चाहता तो मैं कोई दूसरा सप्लायर देख लूंगा, बट मेरे को ट्रस्ट तेरे पे तभी आएगा जब तू मुझे इतना पैसा पहले जमा कराएगा। तो सवाल यह आता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अपने सप्लायर से ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, क्यों मिला है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट? एज अ सिक्योरिटी की जो हमने काम दिया है, क्या इस अमाउंट को डिपॉजिट मानेंगे या नहीं मानेंगे? और इसी का आंसर यहां पे लिखा, देखिए, एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर आपको भैया आपका वेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है, हो सकता है गुड्स का,
हो सकता है सर्विसेज का, वो जिसका भी है। अब आप फर्स्ट पॉइंट और इस पॉइंट में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऊपर भी तो सप्लाई ऑफ गुड्स था, यहां भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। मेरे बच्चा वहां पर कस्टमर पे कर रहा था एडवांस, यहां पर तो कस्टमर पैसा ले रहा है कि भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू पहले मुझे पैसा दे। तो वो डिफरेंस है, वहां पर कस्टमर ने एडवांस दिया था, ये एडवांस नहीं है। यहां पर जो काम करने वाला है वही सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है कि हां कसम वाली बात है, मैं अपना काम पूरा करूंगा, मैं अपना काम पूरा करूंगा। ठीक है, हां मुस्कान का एक बहुत बढ़िया डाउट आया है, वो भी ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया डाउट आया, मुस्कान पूछ रही है कि सर ये तो वैसे भी कवर नहीं है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर डिपॉजिट दे रही है, अगर डिपॉजिट दे रही है तो ये तो इंटर कंपनी डिपॉजिट में आ गया ना सर, ये तो वैसे भी कवर नहीं है। बट बेटा अगर मान लो यहां पर वीएक्स लिमिटेड नहीं, मिस्टर एक्स ये सर्विस दे रहा होता, तो यहां पर मैंने कंपनी का एग्जांपल जरूर लिया है, बट ये सप्लायर जरूरी थोड़ी है एक कंपनी ही हो, ये सप्लायर तो कोई भी हो सकता है ना। ये सप्लायर कोई मिस्टर एक्स हो सकता है, कोई एलएलपी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क। भाई जो हमें रेट सही दे रहा है हम काम उससे करवाएंगे। तो यहां पर भले ही मैंने एग्जांपल में वीएक्स लिमिटेड लिया है, बट एग्जांपल में मिस्टर एक्स भी हो सकता था, एक्स एंड को पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती थी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि सर्विसेज कौन दे रहा है। मेन मुद्दा यह है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ठीक है मुस्कान, ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस रिसीव्ड फॉर कैपिटल गुड्स। कौन से कैपिटल गुड्स? जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उसे कोई मशीन चाहिए, उसे कोई मशीन चाहिए, और वो मशीन वो मिस्टर एक्स से ऑर्डर कर रही है। ठीक है, अगर कंपनी को कोई मशीन चाहिए जो उसके बिजनेस में रिक्वायर्ड है, मुझे बताइए ये जो मशीन है क्या ये कैपिटल गुड्स होती है? द आंसर इज यस, मशीन इज अ कैपिटल गुड्स। ओके, और मिस्टर एक्स कह रहा है सर मैं ये मशीन दूंगा तो, बट इस मशीन को बनाने के लिए मुझे 7 महीने लगेंगे। इस मशीन को डिजाइन करने में जो आप मांग रहे हो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है सर, 7 महीने तो आप मान के चलिए कि मुझे इस मशीन को बनाने में लगेंगे, इस मशीन को बनाने में लगेंगे। तो यहां पर मशीन से रिलेटेड जो पैसा आएगा, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ कैपिटल गुड से रिलेटेड पैसा आता है, उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सो एनी एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोस कवर्ड अंडर आइटम बी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर किसी भी कैपिटल गुड्स का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आता है तो उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जो, अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है मेरे बच्चा, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होता है नॉर्मली 1 साल नहीं, 1 साल से ऊपर भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने उसे 500 मशीन का ऑर्डर दिया, अब वो कह रहा है सर 500 मशीन बनाने में देखो एक मशीन मुझे 7 महीने में बनती है, मैक्सिमम मैं एक टाइम पे ज्यादा मशीन नहीं बना सकता, इन 500 मशीन्स को देने के लिए मुझे कम से कम आपके कितने लग जाएंगे? 4 साल लग जाएंगे सर, 4 साल लग जाएंगे, मैं 4 साल के अंदर आपको 500 मशीनें डिलीवर कर दूंगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपने लिया है, ठीक है, इसका एडवांस कंपनी जो देगी, इसका एडवांस जो कंपनी देगी, जो कंपनी, यहां पर भी एक कंपनी एग्जांपल में ले लेते हैं मिस्टर एक्स की जगह, यहां पर भी एक कंपनी ले लेते हैं, तो यहां पर जो कंपनी को एडवांस मिलेगा उस एडवांस को भी हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, उस एडवांस को भी मेरे बच्चा हम, लेकिन यहां पर फर्क देखना, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ हमने गुड्स की बात करी थी, सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट के अंदर 365 दिन का लिमिट था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, यहां पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर सर्विसेज के लिए। यहां पर 2 केसेस कवर होंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। एक होता है बेटा वारंटी सर्विसेज। आपने कभी वारंटी ली है क्या? आज की तारीख में बड़ी सारी कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी देती हैं,
जैसे अगर आप आईपैड खरीदने जाओगे तो एप्पल कहेगा मैं आपको एक्सटेंडेड 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा हूं। और एक होती है मेंटेनेंस सर्विसेज, एक होती है मेंटेनेंस सर्विसेज। मान लीजिए आपने, ठीक है, मिस्टर एक्स ने कंपनी से एक टीवी खरीदा। क्या खरीदा? टीवी। कितने का खरीदा? 20,000 रुपए का टीवी खरीदा। कंपनी कह रही है हम आपको 1 साल की वारंटी तो आपके टीवी में आती है, हम आपके टीवी की वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने से एक्सटेंड कर सकते हैं? मान लीजिए 3 साल से एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें 5,000 रुपए क्या देने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5,000 एक्स्ट्रा देकर तुम अपनी 3 साल की वारंटी को क्या करा सकते हो? टीवी की वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो। अब ये जो पैसा कंपनी ने आज ले लिया 5,000 रुपया एक्स्ट्रा, ये कितने सालों के लिए लिया है? 3 सालों के लिए लिया है। ये पैसा जो आप वारंटी के लिए लेते हो, क्या इस पैसे को डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यही नेक्स्ट पॉइंट में कवर किया गया है कि लॉ कह रहा है इसे डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं। उसके लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन है, सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि जो मैक्सिमम पीरियड आप ले सकते हो, जो मैक्सिमम पीरियड आप ले सकते हो वो ले सकते हो 5 साल, या उस बिजनेस की प्रैक्टिस, उस बिजनेस में नॉर्मली वारंटी कितने साल की एक्सटेंडेड दी जा रही है वो आप दे सकते हो। इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी 4 साल की और लॉ में लिखा है 5 साल, विच एवर इज लोअर, यानी कंपनी मैक्सिमम कितनी दे सकती है? 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे सकती है। अगर कंपनी 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है और उसके लिए कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, उसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करने वाले। लेकिन अगर यही कंपनी मान लीजिए आपकी वारंटी को 3 साल की जगह 7 साल के लिए दे रही है पैसा लेकर, तो हम उसे क्या मान लेंगे? डिपॉजिट मान लेंगे। हम उसे मेरे बच्चा डिपॉजिट मान लेंगे। उसके बाद आता है मेंटेनेंस सर्विसेज। क्या होती है बेटा? नॉर्मली मेंटेनेंस सर्विसेज चलती है लिफ्ट में। जब हम लिफ्ट लगवाते हैं सोसाइटी की, मान लीजिए हमने एक कंपनी से लिफ्ट लगवाई अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब लिफ्ट को, आपको नहीं लगता एक लिफ्ट एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली चेक होती रहनी चाहिए, मेंटेन होती रहनी चाहिए? क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ आ गई तो लिफ्ट गिरेगी धड़ाम से और लोग उड़ जाएंगे धड़ाम से। तो ऐसी चीजों के हम क्या करवा लेते हैं? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं कि कंपनी का बंदा हर 3 महीने में आएगा, लिफ्ट चेक करेगा कि लिफ्ट में कुछ दिक्कत तो नहीं है। लिफ्ट चेक करने के बाद ओके रिपोर्ट देगा, अगर ओके होगी तो, अगर ओके नहीं होगी तो जो भी रिपेयरिंग होगी उसको रिपेयर करेगा और फिर वहां से जाएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं? जब भी किसी कहीं पर भी, चाहे सोसाइटी में चाहे कहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर लिफ्ट लगाती हैं, तो वो कहती है भैया आप हमारे साथ कर लो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब सोसाइटी क्या करेगी कंपनी को? मान लीजिए 3 लाख रुपए पे कर दिया, 3 लाख रुपए पे कर दिया मेंटेनेंस सर्विसेज का। कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए। 6 साल के लिए 3 लाख रुपए पे कर दिया कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने तुम्हें दे दिया है, अब तुम भैया इस लिफ्ट का ध्यान रखो। अब क्वेश्चन आता है, ये कंपनी को जो 3 लाख रुपए मिला है, ये कंपनी को जो 3 लाख रुपए मिला है, इसे डिपॉजिट मानूंगा या नहीं? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि कॉम्पिटिटर यानी नॉर्मली इस बिजनेस के अंदर कितने साल की दी जाती है। मान लीजिए इस बिजनेस के अंदर दी जाती है 4 साल की, और लॉ ने यहां पर बोला है, लॉ ने लिखा हुआ है, लॉ में दिया हुआ है 5 साल। इन दोनों में से जो भी लोअर होगी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगी यानी 4 साल, यानी कंपनी मैक्सिमम मेंटेनेंस सर्विसेज का पैसा कितना ले सकती थी? सिर्फ 4 साल का पैसा ले सकती थी। बट क्योंकि कंपनी ने यहां पर 6 साल का पैसा लिया है तो इस पैसे को हम क्या मान लेंगे? डिपॉजिट मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। तो लॉ में क्लियरली लिखा कि अगर कंपनी तुम कोई वारंटी दे रही हो या कोई मेंटेनेंस की सर्विस दे रही हो, और वो भी अभी नहीं फ्यूचर में दे रही हो, पैसा आज ले लेती हो, सर्विस फ्यूचर में देने वाली हो, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना होना चाहिए जो नॉर्मली उस बिजनेस में चलता है वो, या 5 साल। दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। सो
एडवांस टुवर्ड्स कंसीडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज। वारंटी भी फ्यूचर सर्विसेज है, वारंटी भी फ्यूचर सर्विसेज है और मेंटेनेंस भी फ्यूचर सर्विसेज है। यानी हो सकता है आपने वारंटी ली हो सकता है मेंटेनेंस ली हो, एज पर दी रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन जो पीरियड है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, पीरियड एक्सीड नहीं करना चाहिए। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस यानी नॉर्मली उस बिजनेस प्रैक्टिस में कितना है, या 5 साल, या 5 साल, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ओके है ये वाला पॉइंट, यस और नो? करम कह रहा है रिफंड होगा। अरे भाई रिफंड क्यों होगा, पैसा ले लिया, डिपॉजिट माना जाएगा, कंपनी पर पेनल्टी लग जाएगी। रिफंड तो होगा ही, कंपनी पर पेनल्टी भी लगेगी बेटा, सेक्शन 76 है। यस रवि बेटा, ये सब पॉइंट्स हमें लर्न करने पड़ेंगे। बच्चा कह रहा है आज ज्यादा ओवरफ्लो हो गया सर। प्रेवेलेंट पीरियड बेटा बिजनेस में जो नॉर्मली चलता है वो तो पता ही रहता है ना कि बाकी बिजनेसेस किस पीरियड पे दे रहे हैं। बेटा पूरे को दीपांशु। चलिए एक मुन्नी ब्रेक लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ओके, एक मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं। बच्चा कह रहा है आज तो भाई जो सर ने बताया है कद्दू हो गया है, कद्दू। यस शिवानी, अगर लोअर ऑफ से ज्यादा होगा तो ट्रीट करेंगे। गलत क्या सही क्या मैं ना ये जानू, न 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 न। थैंक यू विपिन बेटा। प्रशांत बेटा ये पॉइंट डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी आता है। शुभम बेटा कॉमर्शियल पेपर मतलब कि ऐसा पेपर इशू करके नॉर्मली शॉर्ट टर्म फंड उठाने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड उठाने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं। ठीक है बेटा। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मींस मतलब वो क्वेश्चन में बोल देगा ये सारे पॉइंट लिखकर दिखाओ।
यस हर्ष बेटा, मतलब कोर्ट के आगे भाई, अबे जो लीगल केस चलता है केशव वो कोर्ट में ही तो चलेगा ना। लीगल केस कहां चलता है? कोर्ट में चलता है। तो वो कह रहे कोर्ट के सामने अगर आपका लीगल केस चल रहा है, चलिए न न न न न नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए जो हमारी कंपनी है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इंश्योरेंस कंपनी। सारे बच्चे बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्या कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है क्या? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्या कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है क्या? सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब जो उस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, जो उस सेक्टर को नजर रखने के लिए बनाया गया है। यस सर, सेक्टोरल रेगुलेटर है, दैट इज आईआरडीए। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम ही है सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना। यस और नो? तो अगर मान लीजिए इरडा ने नोटिफिकेशन निकाला, अगर मान लीजिए इरडा ने नोटिफिकेशन निकाला, क्या नोटिफिकेशन निकाला? कि इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपीज तक का एडवांस जो है वो ले सकती हैं। 10,000 रुपीज का जो है एडवांस ले सकती हैं और उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो लॉ कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, यही पॉइंट को, कि अगर कोई भी पैसा कंपनी को मिला जो कि अलाउ किया गया है, किसने अलाउ किया है? उस कंपनी के सेक्टोरल रेगुलेटर ने। मतलब वो कंपनी जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर का जो बॉस है, उस सेक्टर का जो बॉस है, अगर उसने अमाउंट अलाउ करा हुआ है नोटिफिकेशन निकाल के, तो कंपनी उतने अमाउंट तक जो है एडवांस ले लेगी, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नॉर्मली क्या होता है बेटा, हर सेक्टर में रेगुलेटर होना जरूरी नहीं है, हर सेक्टर में रेगुलेटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जहां पर सेक्टोरल रेगुलेटर नहीं होता, वहां पर यह लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेट आउट कर सकती है। तो उतनी लिमिट तक आप एडवांस ले लोगे और उस एडवांस को क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा? उस एडवांस को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यानी उतना पैसा लेने के लिए आपको सेक्शन 73 का प्रोसीजर और सेक्शन 76 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फिर आता है मेरे बच्चा जो लास्ट पॉइंट आता है, नॉर्मली ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए बनाया गया है। कौन सी? न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिकेशन। आज की तारीख में क्या होता है, अगर कोई कंपनी न्यूज़पेपर देती है या मैगजीन देती है, तो लोग क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, जो उसे पढ़ने वाले होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन मनी देते हैं। वो क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन मनी, सब्सक्राइब करते हैं और पैसा एडवांस में दे देते हैं। ऑफ कोर्स अभी न्यूज़पेपर आया नहीं, अभी मैगजीन आई नहीं, बट हो सकता है मान लीजिए ये अंकल ने 3 महीने के पैसे पहले से दे दिए, 3 महीने के पहले पैसे कि भाई मैं 3 महीने अगले न्यूज़पेपर जो है लूंगा। तो लॉ कह रहा है कि अगर किसी कंपनी को एडवांस मिला, क्यों एडवांस मिला? पब्लिकेशन के सब्सक्रिप्शन के लिए। हो सकता है फिजिकल फॉर्मेट वाला आप देते हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, हो सकता है आप अपना न्यूज़पेपर फिजिकल देते हो। आज की तारीख में हर न्यूज़पेपर बेटा फिजिकल में भी अवेलेबल है और उनकी वेबसाइट पे आप उनका इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो इस केस में हम एडवांस को ट्रीट नहीं करेंगे डिपॉजिट, प्रोवाइडेड आप उस एडवांस को एडजस्ट कर देना उस पब्लिकेशन के अगेंस्ट। मतलब जब आप उन्हें वो डिलीवर करोगे उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर दोगे, तो हम उसे क्या नहीं मानेंगे? हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स, बल्कि 1 2। अब ये दोनों पॉइंट आपको हो सकता है रात को नींद ना आए, तो आपको इसे कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, पहले सेकंड वाला बता देता हूं जो कि सिंपल है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ऊपर के किसी भी अमाउंट को रिफंड करना पड़ता है, अगर ऊपर के किसी भी अमाउंट को रिफंड करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे
15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। उसे कितने दिन के अंदर रिफंड कर देना? 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। अदरवाइज हम उसे क्या मान लेंगे? डिपॉजिट्स मान लेंगे। अदरवाइज हम उसे डिपॉजिट मान लेंगे। जैसे क्या होता है, आप जब अमेजॉन से ऑर्डर करते हो, आपने अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर करा, अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर करा, ऑनलाइन ऑर्डर करा, ठीक है, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। क्या ये जो ऑनलाइन पेमेंट मिला है, मान लो 500 रुपए का आपने ऑनलाइन पेमेंट करा, क्या ये 500 रुपए कंपनी में डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी से गुड्स खरीदने के लिए ये 500 रुपए जमा कराए हैं, गुड्स खरीदने के लिए, और कंपनी आपको ऑफकोर्स 365 दिन के अंदर गुड्स दे देती है, एक हफ्ते में ही आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो, क्या हम ऑर्डर को कैंसिल करने का ऑप्शन होता है क्या ऐप पर? हां सर, कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप कैंसिल करोगे, ये पैसा क्या बन जाएगा? रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं कंपनी को? ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अब गुड्स नहीं देगी, अब ये पैसा रिफंड होगा, आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा। तो लॉ कह रहा है भाई इस पैसे को तुम 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। अगर तुम इस पैसे को 15 दिन में रिफंड कर दो अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इस पैसे को तुम्हारे लिए डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर तुम इसे 15 दिन में रिफंड होने के बावजूद भी अगर तुम इसे टाइम पर रिफंड नहीं कर रही हो, तो सॉरी, हमें इसे मजबूरन डिपॉजिट ट्रीट करना पड़ेगा, हमें इसे मजबूरन डिपॉजिट ट्रीट करना पड़ेगा। सो बाय एक्सप्लेनेशन इट इज क्लैरिफाइड, द अमाउंट शॉल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिट। हम आपके अमाउंट को डिपॉजिट मान लेंगे अगर वो जिस दिन वो रिफंड के लिए ड्यू हुआ, मतलब जिस दिन आपने कैंसिल करा वो रिफंड के लिए ड्यू हो गया, उसके 15 दिन के अंदर अगर आपने उसका पैसा रिटर्न नहीं करा, तो हम इसे क्या ट्रीट कर लेंगे? डिपॉजिट्स ट्रीट कर लेंगे। यानी ऊपर के सभी अमाउंट ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जी तक अगर कोई भी पैसा रिफंड होने के लिए ड्यू हो जाता है, तो वो पैसा आपको 15 दिन के अंदर रिफंड करना होगा। 15 दिन के अंदर अगर रिफंड कर दोगे तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बट अगर 15 दिन के अंदर डिपॉजिट नहीं करोगे तो हम उसे क्या करेंगे? रिफंड नहीं करोगे तो हम उसे डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। एक बार शुरू से बताता हूं इसी पॉइंट को दोबारा से। आपने अमेजॉन पे एक गुड्स पसंद करे, आपने अमेजॉन पे एक गुड्स पसंद करे, मान लीजिए आज क्या तारीख है? 28 मार्च को, 28 मार्च 2024 को आपने गुड्स पसंद करे और आपने 500 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। सारे बच्चे बताओ, क्या गुड्स मिल गए या अभी सिर्फ पेमेंट हुआ है? तो अमेजॉन के लिए ये क्या हो गया? एडवांस आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अगर एडवांस को आप एडजस्ट कर देते हो कितने दिन के अंदर? 365 दिन के अंदर। अगर आप उसके बदले 365 दिन के अंदर गुड्स दे दोगे कस्टमर को, तो हम उसे एडवांस नहीं मानेंगे, यानी हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ने यही कहा कि 365 दिन के अंदर अगर तुमने भैया उसे गुड्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर उसे बीच में ही कैंसिल कर दे, क्योंकि आपने उसे ऑप्शन दिया हुआ। जब कस्टमर अब कैंसिल कर देगा तो अब आप उसे गुड्स तो देने वाले नहीं हो, और गुड्स अगर आप उसे नहीं दोगे, यानी ये जो पैसा उसने आपको दिया है ये क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा रिफंड के लिए। तो अब आपको उसे गुड्स नहीं देने हैं, अब आपको उसको 15 दिन के अंदर उसका पैसा वापस करना है। और अगर आप उसका 15 दिन में पैसा वापस नहीं करोगे, फिर हम और अपने पास पैसा लेकर रख के बैठोगे, तो फिर हमें इसे मजबूरन क्या मानना पड़ेगा? डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स मानना पड़ेगा, डीम्ड टू बी डिपॉजिट मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। अब आता है फर्स्ट पॉइंट। ये देखो, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सारे केसेस के लिए था, बट जो फर्स्ट पॉइंट है ना यहां पर, वो सिर्फ ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट की बात कर रहा है। वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट। वो सारे केसेस के लिए नहीं है, वो कह रहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट। अब ए पॉइंट किसका था? आइए देखते हैं। ए पॉइंट किसका था? ए पॉइंट था बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। ए पॉइंट था सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए। बी पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बी पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और डी पॉइंट था कैपिटल गुड्स
कैपिटल गुड्स अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है अगर ए बी डी केस में आपका पैसा ड्यू हो जाता है, किसके लिए ड्यू हो जाता है? रिफंड के लिए ड्यू हो जाता है। बट क्यों रिफंड के लिए ड्यू हो गया? क्योंकि आपके पास अप्रूवल ही नहीं था, क्योंकि आपके पास क्या नहीं था? उन गुड्स या सर्विसेज को देने का, उन गुड्स या सर्विसेज को देने का, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का, या ये कैपिटल गुड्स को देने का, अगर आपके पास अप्रूवल ही नहीं था, इस रीजन की वजह से वो पैसा रिफंड हो गया, रिफंड के लिए ड्यू हो गया, तो हम ऐसे अमाउंट को क्या मान लेंगे? हम ऐसे अमाउंट को डिपॉजिट मान लेंगे। और यहां पर आपको 15 दिन का भी टाइम नहीं दिया गया, यहां पर इमीडिएटली वो अमाउंट को डिपॉजिट ट्रीट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपनी की गलती थी, जब उसके पास अप्रूवल था ही नहीं तो उसने बिना अप्रूवल के कैसे लोगों से एडवांस ले लिया। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपने कस्टमर से इंश्योरेंस पॉलिसी का एडवांस ले लिया, लेकिन उसके पास IRDA का अप्रूवल आया ही नहीं था, तो क्या यहां पर कंपनी की गलती है कि कंपनी ने अपनी जो एडवांस लिया है सर्विस देने के लिए, वो सर्विस का उसके पास अप्रूवल ही नहीं है? और जब ये बात पता चलेगी तो यानी ये पैसा उस कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। अब लॉ कह रहा है भैया अगर तुम्हें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास अप्रूवल नहीं था, तो ये तो तुम जानते थे कि तुम्हारे पास अप्रूवल नहीं है, फिर भी तुमने पैसा उठा लिया एडवांस में, तो यहां पर तुम्हारी गलती है। यहां पर हम तुम्हें 15 दिन का भी टाइम नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर तुमने गलत किया है, यहां पर तुमने गलत किया, और इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? डिपॉजिट रेट कर लेंगे। जबकि सेकंड वाले केस के अंदर कंपनी की गलती नहीं थी, रिफंड हुआ, हो सकता है किसी और रीजन की वजह से रिफंड हुआ, जैसे कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो वो कह रहे यहां पर तो चलो तुम्हें हम 15 दिन का टाइम देंगे, और 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा उसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे? 15 दिन के बाद हम उसे डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, सो यही बात यहां पर लिखी है। However, it is clarified if the amount received under item A, B, D becomes refundable। क्यों रिफंडेबल हो गई? बिकॉज जो रीजन था कि कंपनी के पास नेसेसरी परमिशन या नेसेसरी अप्रूवल नहीं था, तो इस केस में उस अमाउंट को हम क्या मान लेंगे? डिपॉजिट्स मान लेंगे। इस केस में हम क्या मान लेंगे? उसे डिपॉजिट्स मान लेंगे। ठीक है, चलिए ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, एग्जाम के लिए इसे आप लर्न करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यह कंपनी चाहती है 10 ब्रांच खोलना। कहां पर 10 ब्रांच खोलना? पुणे में 10 ब्रांच खोलना चाहती है, पुणे में। इस कंपनी का प्रमोटर कौन है? इस कंपनी का प्रमोटर है गुरप्रीत सर। इस कंपनी के प्रमोटर कौन है? गुरप्रीत सर इस कंपनी के प्रमोटर हैं। इस कंपनी की 10 ब्रांच हमें ओपन करनी है, पुणे में 10 ब्रांच ओपन करनी है। तो हम एक बैंक के पास जाते हैं या हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं और कहते हैं ए बैंक, हमें 10 ब्रांच ओपन करनी है, तुम हमें 100 करोड़ रुपए का लोन दे दो। कितने का लोन दे दो? तुम हमें 100 करोड़ का लोन दे दो, और ये लोन लेने के बाद हम इस पैसे से पुणे के अंदर 10 ब्रांच ओपन करेंगे। सारे बच्चे बताओ, ये जो 100 करोड़ रुपए का लोन ये कंपनी बैंक से ले रही है, ये कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही है, क्या हम इस 100 करोड़ को डिपॉजिट मानेंगे या नहीं? द आंसर इज नो। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। एनी लोन और फैसिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। यानी ये अमाउंट तो हमें पहले से ही पता है नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट होता है, नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट होता है। लेकिन बैंक कह रही है देखो, मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक स्टिप्यूलेशन है। मेरी क्या है? एक कंडीशन है, मेरी एक स्टिप्यूलेशन है। मैं एक शर्त पर तुम्हें 100 करोड़ दूंगी, एक शर्त है।
हमने कहा, कंपनी ने कहा क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें अपने प्रमोटर से भी 30 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ेगा। यानी 100 करोड़ मैं दूंगी और तुम्हारा प्रमोटर तुम्हें देगा 30 करोड़ का लोन, तो मैं पैसा रिलीज करूंगी, वरना नहीं। तो मुझे बताओ, अगर यहां पर गुरप्रीत सर कंपनी को 30 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से लोन दे रहे हैं या वो इसलिए लोन दे रहे हैं क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन लगा दी थी, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लोन दे रहे हैं? सर, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लोन दे रहे हैं। तो लॉ कहता है कि अगर कोई प्रमोटर या प्रमोटर रिलेटिव से लेकर, कंपनी का प्रमोटर खुद से या अपने रिलेटिव से लेकर कंपनी को लोन दे रहा है, क्यों लोन दे रहा है? क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यह कंडीशन लगाई थी कि हम लोन तुम्हें तभी देंगे जब तुम्हारा प्रमोटर लोन देगा। तो इस केस में इस अमाउंट को भी हम क्या नहीं मानेंगे? नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। इस अमाउंट को भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन इस बैंक का लोन क्लियर हो गया, उस दिन से प्रमोटर का पैसा क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। यानी जिस दिन तुम इस बैंक का लोन क्लियर कर दो ना, उस दिन तुम इस गुरप्रीत सर प्रमोटर का भी पैसा वापस दे देना, क्योंकि ये एग्जम्पशन तुम्हारे से छीन ली जाएगी। यानी गुरप्रीत सर का दिया हुआ अमाउंट तब तक डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा जब तक इस बैंक का लोन कंपनी पर चल रहा है। जिस दिन उस बैंक का लोन रिपे हो गया तो तुम्हें गुरप्रीत सर का भी लोन रिपे करना पड़ेगा। क्यों रिपे करना पड़ेगा? बिकॉज वो पैसा आया ही बैंक की कंडीशन की वजह से था। वो बैंक का पैसा आया ही, ये जो गुरप्रीत सर ने पैसा डाला ये अपनी मर्जी से नहीं डाला, ये बैंक की कंडीशन थी कि भाई प्रमोटर से पैसा डालो, प्रमोटर पैसा डालेगा तो हम पैसा डालेंगे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कंपनी पे, पहले प्रमोटर से पैसा लेकर आओ तो हम पैसा डालेंगे। ऐसा होता है, कई बार कंडीशन लगा देती है बैंक। तो इसी की बात यहां पर लिखी है कि एनी अमाउंट बॉट इन, अगर पैसा लेकर आया है कंपनी का प्रमोटर, कौन सी फॉर्म में? अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में। क्यों लाया है? बिकॉज ऑफ द कंडीशन। किसने कंडीशन लगाई है? लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो उधार दे रहा है, या बैंक ने। तो आप जो है वो पैसे ले सकते हो और हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो लोन है, ये जो लोन प्रमोटर ने दिया है, ये लोन क्यों लाया गया है? बिकॉज कंडीशन लगाई थी इसलिए लाया गया है। और ये लोन आप किससे ला सकते हो? या तो प्रमोटर खुद दे सकता है ये लोन जो बैंक ने बोला है, या वो अपने रिलेटिव से दिलवा सकता है, वो रिलेटिव से दिलवा सकता है। लेकिन ये एग्जम्पशन उस दिन चली जाएगी जिस दिन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का पैसा रीपे हो जाएगा। यानी जैसे ही आपने उस बैंक का 100 करोड़ वापस कर दिया, उसी दिन आपको प्रमोटर का भी पैसा वापस कर देना है। क्यों वापस कर देना? क्योंकि उस दिन के बाद से वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिट्स माना जाएगा, डिपॉजिट्स माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट तो यार तुम्हें सिंपल सा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, निधि कंपनी का क्या काम होता है? निधि कंपनी का काम होता है अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लेना और अपने मेंबर्स को ही लोन देना। ठीक है, अपने मेंबर्स को ही लोन देना। ओके, अपने मेंबर्स को डिपॉजिट्स देना, अपने मेंबर्स को ही लोन देना। तो कंपनी का तो काम ही यही है। इसीलिए मेरे बच्चा लॉ ने कहा कि निधि कंपनी, जब तुम अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती हो अंडर सेक्शन 406, तो हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी निधि कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यही पॉइंट यहां पर बोला गया है, एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी एज पर सेक्शन 406, तो हम उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अरे यार कितने सारे पॉइंट्स है यार, देख रहे हो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन, जिंदगी निकल गई लेकिन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन ही खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट आता है, अगर कोई कंपनी चिट फंड का बिजनेस करती है, अगर कोई कंपनी क्या करती है, चिट फंड का बिजनेस करती है, एज पर चिट फंड एक्ट, एज पर चिट फंड एक्ट, तो कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा, कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा, हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते, हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि चिट फंड क्या होता है। चलिए चिटफंड क्या होता है इसको बताइए। वैसे चिटफंड क्या होता है, चिटफंड क्या होता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। चिटफंड क्या होता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आएगा कि चिटफंड क्या होता है। तो अगर हमें यहां पर ना ही मॉड्यूल में दिया हुआ कि चिटफंड क्या होता है, ना ही वो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, बट ओनली फॉर नॉलेज पर्पस हम लोग एक बार ही देख लेते हैं, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, बच्चा कहता नहीं तो अरे यार, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। चिटफंड में होता क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है जो चिटफंड बिजनेस में है। किसमें बिजनेस में है, चिटफंड के बिजनेस में है। वो क्या करेगी, वो 5 लोगों को ढूंढेगी। कितने लोगों को, और भी हो सकते हैं, मान लीजिए उसे 5 लोग मिले, ए बी सी डी ई, कितने लोग मिले, 5 लोग मिले। और इन्होंने, कंपनी ने कहा देखो मैं तुम्हारा चिटफंड स्टार्ट करवा रही हूं, चिटफंड स्टार्ट करा रही हूं, ए तुम्हें ये हम 5 महीने तक चलाएंगे, क्योंकि 5 मेंबर्स है तो 5 महीने तक चलता है, ठीक है, 10 मेंबर होंगे तो 10 महीने तक चलेगा। ओके, यहां पर तुम क्या करना, 10,000 रुपए देना, तुम भी 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 10,000 रुपए देना। ठीक है, कब, हम इसको मंथ्स में बांट लेते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मान लीजिए 5 मंथ चलने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो जनवरी में टोटल पैसा जो इकट्ठा होगा वो कितना होगा, जनवरी में सब लोग 10-10 हजार रुपए देंगे, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा होगा, 50,000 रुपए इकट्ठा होगा। टोटल पैसा कितना इकट्ठा होगा, 50,000 रुपए इकट्ठा होगा। अब यहां पर बेटा ये जो 50,000 रुपीज है, आप ये मान लीजिए यहां पर 50,000 रुपीज में से 5,000 डिडक्ट करके, 5,000 डिडक्ट करके 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज एक चिट निकाली जाएगी। एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर ए बी सी डी ई की चिट्ठी रखी होगी, इसमें से एक पर्सन की चिट्ठी निकाली जाएगी। मान लेते हैं हमने आंखें बंद करके चिट्ठी निकाली, सी की चिट्ठी निकली। किसकी चिट्ठी निकली, सी की। तो हम 45,000 रुपए किसको दे देंगे, सी को दे देंगे, 45,000 रुपीज सी को दे देंगे। सर ये जो बाकी के 5,000 डिडक्ट हुए ये किसको मिलेंगे, ये जो 5,000 डिडक्ट हुए ये किसको मिलने वाले हैं, बेटा ये 5,000 रुपए कंपनी, भैया चिटफंड करवा रही है, कुछ पैसा लेगी कि नहीं, कंपनी अगर पूरा मैनेज कर रही है तो उसका पैसा लेती है। तो मान लीजिए 5,000 रुपए में से 1,000 रुपए कंपनी ने रख लिए अपनी कमीशन, और वैसे तो कम होती है, मैंने 1,000 ज्यादा कर दिया इस अमाउंट में, और भी बहुत कम होगी। और बाकी के 4,000 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी डी ई में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4,000 डिवाइड बाय 5, यानी ए को 800 रुपए मिल जाएंगे, बी को 800 रुपए मिल जाएंगे, सी को 800 रुपए मिल जाएंगे, डी को 800 रुपए मिल जाएंगे,
और ई को 800 रुपए मिल जाएंगे। अगले महीने फरवरी में हम दोबारा इन लोगों से 50,000 रुपए लेंगे, यानी 10,000 रुपए लेंगे। दोबारा से कलेक्शन होगा मेरे बच्चा 50,000 रुपीज का। इस 50,000 रुपीज में से दोबारा अब इस बारी जो है पैसा थोड़ा सा कम बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है। अब यहां पर मान लीजिए 4,000 डिडक्ट होंगे और 46,000 रुपीज, कितने थाउजेंड रुपीज? 46,000 रुपीज हम एक डब्बा लेंगे, उस डब्बे में चिट्ठी होगी, बट अब सी की चिट्ठी उसमें नहीं होगी, क्योंकि सी को पैसा मिल चुका है। अब चिट्ठी में सिर्फ किसका नाम लिखा होगा? ABDE का नाम लिखा होगा। किसका नाम लिखा होगा? ABDE का नाम लिखा होगा। और इस ABDE के नाम पर, इस ABDE के नाम में से मान लीजिए हमने आंखें बंद करके चिट्ठी निकाली और ई की चिट्ठी निकल गई। किसकी चिट्ठी निकल गई? ई की चिट्ठी निकल गई। तो ई को मिल जाएगा 46,000 रुपीज। ई को क्या मिल जाएगा? 46,000 रुपीज। सर ये बाकी के 4,000 का क्या होगा? बेटा ये 4,000 रुपए में से 1,000 वो कंपनी रख लेगी जो चिटफंड मैनेज कर रही है, और रिमेनिंग 3,000 रुपए पट जाएगा 5 लोगों में, यानी इस 3,000 में से ए को 600 मिल जाएगा, बी को 600 मिल जाएगा, सी को 600 मिल जाएगा, डी को 600 मिल जाएगा और ई को 600 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही करते हुए मार्च में भी होगा, अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा, और अल्टीमेटली मेरे बच्चा पांचों को पैसा मिल जाएगा, पांचों को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? पांचों महीने की। आई होप मुझे पांचों की महीने की नहीं करनी है, बस आपको समझ आ गया कि क्या होता है। तो कंपनी को ये जो पैसा मिल रहा है ना, इस कंपनी को ये जो पैसा मिल रहा है चिटफंड में, इसे हम नहीं मानते, इसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते। नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर एंड तक करके दिखाओ। हाँ, बच्चा कह रहा है इसमें स्कैम कैसे हो सकता है? बेटा अगर ये कंपनी भाग जाए पैसा लेके तो स्कैम हो जाएगा, सिंपल है। स्कैम करना है तो क्या है, आपने एबीसी की जगह मान लीजिए 5 लोग हैं, आपने 100 लोगों से या 1,000 लोगों से 10,000 रुपए लिए। एक्चुअली में क्या करना था? चिट्ठी निकालनी थी। आपने चिट्ठी निकाली नहीं, कंपनी सारा पैसा जो कंपनी के लोग थे वो लेकर भाग गए, तो स्कैम हो गया, सिंपल। ठीक है, स्कैम पहले जान लो, लॉ में क्या लिखा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, सो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ अ चिट फंड एक्ट, अगर पैसा चिट फंड एक्ट के तहत आ रहा है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते। अब मुझे बताओ, अगर किसी चीज पर अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है कंपनी को, अगर कोई अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है जिस पर सेबी की रेगुलेशंस पहले से बनी है, जिस पर सेबी की रेगुलेशंस पहले से बनी हुई है, तो क्या उस अमाउंट को हमें डिपॉजिट मानना चाहिए? और डिपॉजिट मानकर क्या उस अमाउंट पर सेक्शन 73 और सेक्शन 76 के प्रोसीजर को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए ना। सेबी रेगुलेशंस को, अगर किसी अमाउंट पर सेबी की डिटेल्ड रेगुलेशन बनी हुई है, सेबी ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस बनाई हुई है, तो क्या ऐसे अमाउंट को हमें डिपॉजिट मानकर उस पर सेक्शन, सेबी की रेगुलेशन तो फॉलो करो ही करो, साथ में सेक्शन 73 भी लगा दो, सेक्शन 70? द आंसर इज नो। और इसीलिए सेबी की जो रेगुलेशंस है वो बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे डील करती है। अगेन ये टॉपिक्स एज सच हमारा डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, जैसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर सेबी की रेगुलेशंस बनी हुई है, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है, किससे पैसा मिल रहा है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से। अल्टरनेट, ये सब इन्वेस्टमेंट के ये सब इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है जो सेबी रेगुलेट करता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डोमेस्टिक कैपिटल वेंचर फंड, डोमेस्टिक कैपिटल वेंचर फंड। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद जगह ही खत्म हो गई भाई। उसके बाद आता है आपका
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट, ये सारी पे क्या बनी हुई है, सेबी की रेगुलेशंस बनी हुई है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये सारी चीजों को, और म्यूचुअल फंड्स, और यहां पर ऊपर जगह है तो म्यूचुअल फंड्स, तो ये सारी चीजों पर बेटा हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। मतलब ये नेम आप लर्न कर लेना, और इसको हम, इनसे जो पैसा कंपनी को आता है, नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। और क्यों डिपॉजिट ट्रीट नहीं करा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सेबी उन्हें रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें सेबी रेगुलेट कर रहा है। अब आता है बस लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, आज की क्लास का मतलब डिपॉजिट्स की डेफिनेशन का लास्ट पॉइंट आता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, तो ये पॉइंट सिर्फ उसके लिए है। अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को सिंगल ट्रांजैक्शन से सिंगल ट्रांजैक्शन से सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन से सिंगल पर्सन से मिनिमम 25 लाख रुपए मिलता है, और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी उसके बदले में कन्वर्टेबल नोट इशू करती है। कन्वर्टेबल नोट मतलब या तो तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे या तुम्हें कंपनी के शेयर्स दे देंगे, उसकी बात हो रही है। तो ये जो पैसा कंपनी को मिलेगा, ये जो पैसा कंपनी को मिलेगा, हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा है, जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? क्योंकि कंपनी ने कन्वर्टेबल नोट इशू करा है। कन्वर्टेबल नोट मतलब या तो 10 साल के अंदर उसके बदले में इक्विटी शेयर्स दे देंगे कंपनी के, या हम उसका पैसा वापस कर देंगे इन सिंगल ट्रांच। ट्रांच का मतलब यहां पर है सिंगल ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। तो हम उसे क्या ट्रीट नहीं करेंगे? हम उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए 3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है, एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। मिस्टर एक्स ने इस कंपनी को 10 लाख रुपए दिया, और स्टार्टअप कंपनी ने बदले में इसे कन्वर्टेबल नोट इशू करा। कन्वर्टेबल नोट इशू करा। आप बताइए, क्या ये अमाउंट जो 10 लाख रुपए है डिपॉजिट ट्रीट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? तो लॉ यहां पर कहता है, क्योंकि मिनिमम कितना आना चाहिए, 25 लाख रुपए आना चाहिए सिंगल पर्सन से, बट यहां पर 10 लाख रुपए आया है, सो दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। अब एक और केस हो सकता है, मान लीजिए स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी में मिस्टर एक्स ने पहले 10 लाख रुपए डाला और फिर 20 लाख रुपए डाला, यानी टोटल कितना डाला? 30 लाख रुपए डाला। 10 लाख रुपए पहले, 20 लाख रुपए बाद में, टोटल 30 लाख रुपए डाला। और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ने बदले में क्या दिया? कन्वर्टेबल नोट दिया। क्या इस अमाउंट को हम डिपॉजिट मानेंगे? नहीं। तो याद रखना, सिंगल ट्रांजैक्शन में पैसा आना चाहिए 25 लाख या उससे ज्यादा। तो अगेन इसको क्या मान लिया जाएगा? ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ट्रीटेड एज डिपॉजिट। लेकिन अगर एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ने ठीक है, मिस्टर एक्स ने इन वन गो, एक बारी में, मान लीजिए 40 लाख रुपए दिया, और स्टार्टअप कंपनी ने बदले में कन्वर्टेबल नोट इशू कर दिया, तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, क्योंकि सिंगल पर्सन है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, बदले में कन्वर्टेबल नोट है, सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हम इसे डिपॉजिट नहीं मानने वाले हैं। ठीक है।
ओके सर, यहां पर हमारी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन खत्म होती है। सारे बच्चे एक बारी एग्जाम्पल 3 खुद से रीड कर लीजिए, एग्जाम्पल 3 खुद से रीड कर लीजिए, फिर फटाक से हम इसकी क्रिस्प समरी को पूरा कर लेते हैं जो हमारी बीच में छूट गई थी। इसकी क्रिस्प समरी को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अबे आज तो सुबह तुम्हारी अकाउंट्स की क्लास भी नहीं हुई है, सोचो। सिंपल, बच्चा कह रहा है सर आज की क्लास बहुत हैवी है। सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन चीजों को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बस सवाल में वो पूछेगा आपसे, क्या इसे डिपॉजिट मानूं, आप कहना मत मानो। क्या मैं इसे डिपॉजिट मानूं, आप कहना मत मानो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहां पर डिफरेंट डेट पर हो रहा है। डिफरेंट डेट मतलब नॉट इन सिंगल ट्रांजैक्शन, नॉट इन चलिए ओके सर, चलिए फटाफट से अब इसको समरी में कर लेते हैं। लास्ट समरी हमने कहां तक बनाई थी देख लेते हैं फटाफट। क्रिस्प समरी को थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, हमने लास्ट डायरेक्टर वाले पॉइंट तक बनाई थी, डायरेक्टर वाले पॉइंट तक बनाई थी लास्ट। हां, डायरेक्टर वाले पॉइंट के बाद है बेटा, डायरेक्टर वाले पॉइंट के बाद है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट है डिबेंचर से रिलेटेड, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैविंग फर्स्ट चार्ज, हैविंग फर्स्ट चार्ज और परिपासु फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। फिर 11th पॉइंट में आएगा कन्वर्टेबल बॉन्ड और डिबेंचर्स कंपल्सरी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विदिन 10 years, within 10 years। 12th unsecured non convertible debentures, non convertible debentures, non convertible debentures, unsecured non convertible debentures listed on recognized stock exchange। 13th पॉइंट आएगा, आगे चलते हैं। 13th पॉइंट आएगा कंपनी जो इंप्लॉय से पैसा आ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय not exceeding his annual salary, not exceeding his annual salary। 14th point non interest bearing amount, non interest bearing amount held in trust। 15th amount received in connection with business, in connection with business। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अमाउंट 16th अनसिक्योर्ड लोन बाय प्रमोटर, अनसिक्योर्ड लोन बाय प्रमोटर और हिज रिलेटिव, और हिज रिलेटिव की स्पेलिंग गलत लिख दी, और हिज रिलेटिव ड्यू टू कंडीशन ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी, अमाउंट
received by निधि कंपनी अंडर सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट। 18th पॉइंट अमाउंट रिसीव्ड अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 19th पॉइंट स्टार्टअप अमाउंट ऑफ ₹25 lakh or more, amount of ₹25 lakh or more received by startup private company from single person in single transaction against convertible note 20th point सेबी वाले अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डोमेस्टिक कैपिटल वेंचर फंड म्यूचुअल फंड्स। ओके है, समरी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी, जो मैंने आपको बोला था ठीक है। चलिए ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चले आगे। सेक्शन नंबर 73 को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर नहीं है तो फटाक से कर लेते हैं, एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। सेक्शन नंबर 73 दो बातें करता है। कितनी बातें करता है सेक्शन 73? दो बातें करता है, दो बातें। सेक्शन 73 सबसे पहली बात यह बताता है कि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती एक्सेप्ट सेक्शन 76, यानी बिना सेक्शन 76 का प्रोसीजर फॉलो करे और उसके रूल्स का प्रोसीजर फॉलो करे, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। और सेक्शन 76 के अंदर लिखा है कि सिर्फ एक एलिजिबल कंपनी ही डिपॉजिट्स ले सकती है। फिर आता है बेटा सेकंड पॉइंट सेक्शन 73 आपको यह बताता है कि अगर कोई कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है, अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है फ्रॉम मेंबर्स, अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है फ्रॉम मेंबर्स, तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये प्रोसीजर हमें सेक्शन 73 के अंदर बताया है। अगर कोई आपसे प्रोसीजर पूछे तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं, डिटेल में तो हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, बट एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी क्या करती है? सबसे पहले नॉर्मली बेटा जो कंपनी है वो जनरल मीटिंग बुलाती है। क्या बुलाती है? जनरल मीटिंग बुलाती है। जनरल मीटिंग बुलाकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है। जनरल मीटिंग किसकी होती है? ऑफ कोर्स सी बात है, मेंबर्स की जनरल मीटिंग होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी एक सर्कुलर बनाती है। क्या बनाती है? सर्कुलर। कौन से फॉर्मेट में?
DPT1। अब हम डिपॉजिट्स के चैप्टर में है, तो DPT मतलब डिपॉजिट। ओके, DPT1 के अंदर एक सर्कुलर बनाया जाता है, फिर इसे फाइल करा जाता है। किसके पास फाइल करा जाता है? ROC के पास इसकी कॉपी फाइल करी जाती है। ROC के पास कॉपी फाइल होने के बाद ये इशू करा जाता है। हम पैसा किससे ले रहे हैं? यहां पर मेंबर से ले रहे हैं, तो हम ये इशू करेंगे टू ऑल मेंबर्स। सारे मेंबर्स को ये सर्कुलर की कॉपी भेज देंगे। इस सर्कुलर की कॉपी ROC के देने के बाद सारे मेंबर्स को भेज दी जाएगी। अगर कंपनी चाहे, मैंडेटरी नहीं है, यहां पर मे है, ऑप्शनल है, अगर कंपनी चाहे तो वो इसे प्रिंट भी करवा सकती है। इस सर्कुलर को प्रिंट करवा सकती है, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में प्रिंट भी करवा सकती है। अब जब मेंबर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कंपनी, वैसे तो यहीं पर पहुंच गई थी, जनरल मीटिंग में जब पास हुआ था वहीं उन्हें पता चल गया था कि कंपनी अब हमसे पैसा मांगने आएगी। अब जो मेंबर्स को इंटरेस्ट है सर्कुलर पढ़ने के बाद, वो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, वो कंपनी के अंदर क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं। तो मेंबर्स क्या करेंगे? जो मेंबर, सारे मेंबर नहीं, जिन्हें इंटरेस्ट है वो मेंबर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, प्लस डिपॉजिट अमाउंट कंपनी में जमा करा देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट अमाउंट, जितना डिपॉजिट मांगा गया है, जितना वो डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कंपनी में जमा करा देंगे। कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट का अमाउंट आ जाएगा, कंपनी उस पैसे को क्या करेगी? कंपनी उस पैसे के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, पैसा आ गया, तो कंपनी इशू करेगी। क्या इशू करेगी? डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। क्यों डिपॉजिट? अरे भाई, मेंबर्स के पास प्रूफ होना चाहिए ना कि भैया मैंने डिपॉजिट कराया। तो डिपॉजिट रिसीट एक प्रूफ होता है जिसमें उस मेंबर का नाम, उसका अमाउंट, कौन सी तारीख को दिया, कौन सी तारीख को उसका पैसा वापस मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट उस डिपॉजिट पे मिलेगा, वो सारी बातें बेटा मेंशन होती है। वो सारी बातें मेरे बच्चा क्या होती है? मेंशन होती है। उसके बाद क्या होगा? ये होने के बाद, डिपॉजिट रिसीट इशू होने के बाद हम क्या करेंगे? हर साल 2 काम करेंगे। एवरी ईयर हमें 2 काम करने होते हैं। एक, हमें DRR बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? DRR का मतलब है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसका काम होगा कि उस रिजर्व में से पैसा यूटिलाइज करके डिपॉजिट्स को रीपे किया जाएगा। और दूसरा, हमें ROC के पास हर साल DPT3 फाइल करना पड़ेगा। DPT3 फाइल करना पड़ेगा। सो ये एक मेन प्रोसीजर है मेरे बच्चा, जो हमने किसके लिए सीखा है, जो हम सेक्शन 73 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहती है फ्रॉम मेंबर्स। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट भी है। जब हम ये सर्कुलर बनाते हैं ना DPT1 का, तो इस सर्कुलर के साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है वो सेक्शन 73 में हम पढ़ेंगे, बट वो सर्टिफिकेट हमें लेना होता है कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। किससे लेना होता है? कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से वो सर्टिफिकेट होता है, जो इस सर्कुलर के साथ हमेशा अटैच रहता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी, मेंबर्स आएंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया मतलब कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है मेंबर से डिपॉजिट्स लेने का। सर्कुलर बनाया जाएगा DPT1 फॉर्मेट में, उसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। सबसे पहले ROC को उसकी कॉपी दी जाएगी। ROC को कॉपी फाइल करने के बाद वो मेंबर्स को दिया जाएगा। मेंबर्स को देने के बाद कंपनी की मर्जी है कि वो उसे न्यूज़पेपर में छपवाना चाहती है या नहीं छपवाना चाहती है। उसके बाद जब मेंबर्स को पता चल जाएगा कि हाँ, जब उनके पास सर्कुलर पहुंचेगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, डिपॉजिट का अमाउंट कंपनी में जमा करेंगे। कंपनी उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। और अब डिपॉजिट्स आ चुके हैं कंपनी के पास, डिपॉजिट रिसीट इशू हो चुकी है। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी हर साल 2 एक्टिविटीज मेनली करेगी। एक, वो DRR बनाएगी, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बनाएगी, और उसके बाद वो हर साल ROC को DPT3 फॉर्म फाइल करेगी, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, ताकि ROC को स्टेटस पता रहे कि कंपनी ने कितना डिपॉजिट पे कर दिया, टाइम पे करा है कि नहीं करा है। वो सारी चीजें बेटा हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बॉक्स को आप कट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिटर कौन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिपॉजिटर कौन होता है, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अलग से। डिपॉजिटर कौन होता है? देखो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया कि या तो हम एक पब्लिक कंपनी
और प्राइवेट कंपनी दोनों ही किससे डिपॉजिट ले सकती हैं? डिपॉजिट ले सकती हैं फ्रॉम मेंबर्स। तो ये जो मेंबर है, अगर ये पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में मेंबर जो है डिपॉजिट कर रहा है, तो इस मेंबर को क्या बोलेंगे? डिपॉजिटर बोलेंगे। यस और नो? और अगर आपकी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में मेरे बच्चा, उस केस में मेरे बच्चा डिपॉजिट हम किससे ले सकते हैं? पब्लिक से। मेंबर से तो ले ही सकते थे, बट पब्लिक से भी ले सकते। तो यहां पर पब्लिक में जो पैसा कंपनी को जमा कराएगा उसे क्या बोलेंगे? हम उस पर्सन को डिपॉजिटर बोलेंगे, उस पर्सन को डिपॉजिटर बोलेंगे। यही बात यहां पर लिखी हुई है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। रीड कर लेंगे एक बारी डिपॉजिट की डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट फटाक से रीड कर लीजिए। मेंबर से लोगे, सेक्शन 73 के अंदर मेंबर से लोगे और सेक्शन 76 के अंदर पब्लिक से लोगे। टैक्स का क्लास ले लीजिए। कैंसिल हो गया क्या टैक्स का क्लास? क्या टैक्स का क्लास कैंसिल हो गया क्या? चलिए एक लास्ट जाते जाते एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। आपने अभी तक सिर्फ बुकिश पढ़ा है कि भैया ये चीज को डिपॉजिट मानेंगे और ये चीज को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बट अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, जो रियल लाइफ में कंपनीज डिपॉजिट ले रही हैं और क्यों ले रही हैं वो भी देखना। अभी रिसेंटली मैं एक ज्वेलर के पास गया था। क्या नाम है उन ज्वेलर्स का? शायद पीएनजी ज्वेलर्स है। क्या नाम है देख लेना, हम गूगल करेंगे मिल जाएगा। पीएनजी ज्वेलर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने एक स्कीम निकाली है। इस कंपनी ने क्या निकाली है? एक स्कीम। ये कंपनी कह रही है, देखो ये कंपनी ज्वेलरी बेचती है, मुझे बताओ ज्वेलरी सस्ती आती है या महंगी आती है? ज्वेलरी सस्ती आती है या महंगी आती है? सर ज्वेलरी तो महंगी आती है। ज्वेलरी तो महंगी आती है। क्या ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है तभी खरीद पाओगे ज्वेलरी? अगर मान लो मुझे 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदनी है और मेरे जैसे इंसान को तो टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स। तो ये कंपनी एक स्कीम लेकर आई है कि अगर आप चाहो, इस कंपनी के पास बदले में आप क्या कर सकते हो? हर महीने 2,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 2,000 जितना कराना है कराओ। 2,000 रुपीज पर मंथ इस कंपनी के पास जमा कराने लग जाओ। 24 महीने तक जमा कराओ। 24 महीने तक, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम भी लिखा हुआ है उनकी स्कीम में। 24 महीने तक जमा कराओ। कितना पैसा हो जाएगा? 48,000 रुपए हो जाएगा। तो आप मान लीजिए 48,000 में छोटा मोटा कोई इयरिंग, ये तो मिनिमम है ना, आप ज्यादा भी कर सकते हो। तो यहां पर ये कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब आपका ये डिपॉजिट खत्म होगा, जब ये मैच्योर होगा, तो कंपनी आपको पैसा नहीं देती। कंपनी आपको बदले में क्या देती है कि भैया इस पैसे के आप हमसे क्या खरीद लीजिए? गोल्ड खरीद लीजिए, आप अपनी ज्वेलरी ले लीजिए। अब मान लीजिए गुरप्रीत सर ने एग्जांपल लेते हैं, रियल नहीं है। गुरप्रीत सर ने इसमें 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ कंपनी के पास जमा कराए हैं 24 महीने के लिए। तो ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, अब ये पैसा डिपॉजिट स्ट्रेट होगा, क्योंकि ये किसी भी एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसी भी एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा है। तो यहां पर बेटा अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इस कंपनी ने डीपीटी, और ये किससे ले रही है? मेंबर से ले रही है या पब्लिक से? बेटा मेंबर से थोड़ी ले रही, कह रही कोई भी आओ जिसको खरीदना ज्वेलरी आकर हमारे पास पैसा जमा करा दो। और ऐसी स्कीम नॉर्मली बेटा हर ज्वेलर के पास चल रही होती है। अगर आप बड़े बड़े किसी भी ज्वेलर के पास जाओगे, उन्हें पता है कि इस बंदे को अगर
सामान बेचना है तो इसको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा, इससे पैसा लेते रहो, इससे पैसा लेते रहो। ठीक है, मैं अगर कल मिलेगा तो मैं इसका फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा। यस दीपिका जी। ओके नित्या जी। यस अदिति बेटा, इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आज मुझे नहीं लगता आपको कुछ और लिखने की जरूरत है। आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, होमवर्क दे देते हैं। कल होमवर्क क्या दिया था राइटिंग प्रैक्टिस में, एक बारी बता दीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क कोई बात नहीं हर सिमर, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो आ गया। यह सान्या बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए,